सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ओके, तो भाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई थी, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो है क्या कहते हैं चार्ज के बारे में जाना। ठीक है, वोल्टेज के बारे में जाना, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ये हम लोग जाने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है बेटा पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो आज हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा लॉ पढ़ने जा रहे हैं, सबको पता ही चल गया होगा। ठीक है, जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई इस लॉ के बिना इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, और उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ है बेसिकली। ठीक है, इसको ओम लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये लॉ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में। इस पे बोर्ड में 100% क्वेश्चन आना है। मतलब लिखित ले लो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, तो मतलब इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये टॉपिक हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। लगता बहुत आसान है क्योंकि कुछ है नहीं, लेकिन है बड़ा ही जो है कॉम्प्लिकेटेड जब इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसको हमको समझने में दिक्कत होती है और ज़्यादातर गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन गलत नहीं होगा तुम लोग का, गारंटी मेरी। ओके, तो भाई ओम्स लॉ तो सबको पता है। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। तो भाई ये ओम्स लॉ, अच्छा ये बेसिकली मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, ओम साहब के बारे में, और मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। ठीक, कि भाई ओम साहब के बारे में एस.सी. वर्मा सर थोड़ा सा गलत लिख दिए है। ठीक है, अब जिसके पास एस.सी. वर्मा की बुक होगी वो लोग देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ये ओम साहब जो है मेन जर्मनी में पैदा हुए थे और 16 मार्च 1789 में ये पैदा हुए। कहाँ? जर्मनी में। अब ये डेट ऑफ बर्थ एस.सी. वर्मा भी हर बुक में लगभग गलत ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा था वो यही पढ़ा था और ये आई थिंक सही है। गूगल पे भी मैंने देखा, सर्च किया। ठीक है, तो वो भी यही लिखा था, 16 मार्च 1789 जर्मनी में इनका जन्म हुआ। अब बेहद गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, जर्मन्स जो है पढ़े लिखे होते थे। तो इनके फादर जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। अच्छा, ये बचपन से ही प्रोफेसर बनना चाहते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते थे। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ही में प्रोफेसर होते हैं, तो ये बनना चाहते थे भाई। और फिर इनकी कहानी शुरू हुई। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इनके बचपन के बारे में डिस्कशन नहीं करते, आते हैं सीधे अपने लॉ पे। ठीक, तो भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन निकाला। अभी पढ़ेंगे वो क्या रिलेशन है। ठीक, तो रिलेशन निकाला और उस समय जर्मनी में, ठीक है, या फिर उस समय जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो इनकी बात नहीं माने। गरीब भी थे, पावरफुल भी नहीं थे। ठीक है, तो सब लोगों ने डिनाई कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर धीरे धीरे करते करते जो है इनको बाद में ख्याति मिलने लगी और इनका प्रोफेसर बनने का सपना सच हुआ इनके मरने के 4 साल पहले। ये आई थिंक ये मरे थे हमारे 1854 में। ठीक है, 1854 में मरे थे और 1849 में ये प्रोफेसर बने। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर 60 के अराउंड पहुंच चुके थे ये। ठीक है, तो उस समय ये जो है प्रोफेसर बने फिजिक्स के, और उसके बाद 4 साल बाद ये जय हनुमान जी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक, तो इनका जो है ये थी इनकी जीवनी। अब हम आते हैं ओम्स लॉ। अब देखो, ओम्स लॉ को समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं ये सेल है। ठीक, सेल है, तो यानी कि सेल है और इससे मैंने एक जो है क्या किया, एक कोई भी इक्विपमेंट, बल्ब, छोटा सा बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब ये सेल एकदम नया है तो बल्ब तेज चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है सेल डाउन होता चला जाएगा, ठीक है, तो ये जो लाइट है ये डीम होती जाएगी, मतलब थोड़ी कम जलेगी। ठीक है, तो जब नया नया बैटरी होता है, मान लेते हैं वो 16 या 9 वोल्ट दिखा रहा है, उसको जो वोल्ट मीटर से नापते हैं,
तो 2-3 साल बाद वो बैटरी नॉक पे दिखाती है, कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है। तो यानी कि वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। ठीक, इससे हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, तो कभी देखते हो वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो देखते हो बल्ब वो थोड़ा तेज जलेगा, है, ठीक है, पंखा थोड़ा तेज चलने लगेगा, ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है वो ज़्यादा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो उसकी वजह से ये भी तेज, ये भी जोश में आ गया और ये पूरा भन 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 नाचने लगा। ठीक, तो भाई ये हमने देखा। अच्छा, तो यानी कि यही हमारे जो ओम साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि भाई कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक, तो यही इनका जो मेन मुद्दा था, ठीक है, और इन्हीं के ऑनर पे ये लॉ बोला गया, क्या कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ठीक है, अच्छा, ये म्यूनिच यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने थे, ठीक है, बता दे रहा हूँ। ठीक, तो भैया इन्होंने ये कहा, अच्छा, ओम्स लॉ को डिफाइन करने का बहुत कई तरह से डिफाइन है, मैं नोट्स भेज दूंगा, मैं भी थोड़ा अलग तरीके से लिखा हूँ। ठीक है, बेसिकली शिवम सर का ही जो है लाइन मैंने लिख दिया है। ठीक, और भी बुक्स में कई तरह से दिए हैं, ठीक है, सारे सही हैं, बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई करंट, जो ओम्स साहब ने कहा कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है भाई? इसको ये भी कहा जा सकता है कि एट, अच्छा एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कांस्टेंट टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसमें? इस लॉ में। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो बहुत ठंड पड़ रही है, तो तुम देखोगे थोड़ा सा मिसबिहेव होता है, ठीक है, जो वायर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा हीट कर गया, ठीक है, तो भी उसमें जो है करंट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी करंट जो फ्लो होता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये भी बताएंगे रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिफाइन करता है, इसके बाद जस्ट वही टॉपिक है। ठीक, तो भैया क्या हो गया कि करंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चों बताए थे कि ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मैंने बोला कि मैं और तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी आर नॉट इक्वल, वी आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि अगर मेरा 5, सपोज करो मेरा वेट जो है 72 kg है, ये गलत है, न्यूटन में बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, मानते हैं 72 kg है और तुम्हारा मान लेते हैं 70 kg है, तो अगर मेरा 5 kg वेट बढ़ेगा तो तुम्हारा भी 5 kg बढ़ेगा, मेरा घटेगा तुम्हारा भी घटेगा। ठीक, तो ये घटता है तो बच्चों आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ओम साहब ने बोला आर। ठीक है ना, आर नहीं, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोला गया 1/r। ठीक है ना, 1/r। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया है, ठीक, ज्यादा नहीं। अब हर बुक में लिखा है v इज प्रोपोर्शनल टू i, बहुत आसान है, v इज इक्वल टू r इंटू आई, यानी v इज इक्वल टू आई आर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5, 0.2। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया अगर ये दे दिया, मैं जानबूझ के थोड़ा सा अलग बताता हूँ, ये दे दिया तो ये इसका भी मतलब यही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्योंकि फाइनली जो आएगा v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाया क्या? r, या 1/r।
ठीक। अब ये प्रोपोर्शनल, जैसे याद करो हमने ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की थी, तो ये कांस्टेंट फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट किसके लिए फिक्स है? सवाल ये उठता है किसके लिए? फॉर अ गिवन मटेरियल, यानी कि अगर ये सिल्वर है और ये कॉपर है तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग होगा, इसका अलग होगा, और सारे सिल्वर का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर जो रेजिस्टेंस है वो एक ही होगा, और सारे कॉपर का एक ही होगा। तो यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं है, फिक्स नहीं है। ये फिक्स किसके लिए? फॉर अ गिवन मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर अ गिवन मटेरियल, ठीक है, जो भी मटेरियल है उसके लिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज उसको दिया जा रहा है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि करंट इफ V इज कांस्टेंट, मान लेते हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, ठीक है, तो उसके लिए जो है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो करंट कम फ्लो करेगी, और रेजिस्टेंस अगर घटाएंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। अब ये जो वर्ड आता है ये रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी को फ्लो करने से रोक रहा है। अगर मैं चलना चाह रहा हूँ और कोई मुझे रोक रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो, करंट अगर फ्लो कर रही है, वो उसको, कोई उसको रोक रहा है, तो वो उसको क्या कहलाएगा भाई? उसका क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम 1 ओम, अच्छा, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो होती है ओम, ठीक है, उसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है ना, ये ओम है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये उसकी यूनिट हो गई क्या? ओम, ठीक है। अब हमारा सवाल वही है कि भैया फिर से 1 ओम को कैसे डिफाइन किया जाए, जो कि हम क्लास में बताते हैं। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, okay, if a potential difference of 1 volt is applied across an element and a current of 1 ampere passes through it, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक इक्विपमेंट है, वो कनेक्ट है 1 वोल्ट, किसके? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से वो कनेक्ट है, ठीक है, और उसमें करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है, और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो हम कहेंगे ये क्या है? हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यही क्या कहलाएगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस कहलाएगा इस एलिमेंट का, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट किससे कनेक्ट है? 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है, और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 ओम उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब एक वर्ड और आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। इसमें बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर दे दिया रजिस्टर और एक तरफ लिख दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर जनरल फिजिक्स में बात किया जाए तो फिजिक्स में लगभग दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 1 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, तो 1 ओम रजिस्टर क्या हो गया? एक डिवाइस होगी, सपोज कर लो एक ऐसा इक्विपमेंट जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। अगर मैं बोलूं कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसका मतलब कि रजिस्टर का मतलब हो गया डिवाइस, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया यही, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा? से दैट वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, इट्स मीन देयर इज अ रजिस्टर व्हिच ऑफर्स अ रेजिस्टेंस 9 ओम, ठीक है। क्लियर हो गया? तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस
लगभग एक ही है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वर्डिंग पे मत जाना, जहाँ भी ये सिंबल देख लेना समझ लेना रेजिस्टेंस ही है, V इज इक्वल टू आई आर ही लगेगा। ठीक है, तो ये था भैया ओम्स लॉ। ठीक है, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा, ये जो टॉपिक आज पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस थोड़ा सा है, शॉर्ट ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करना है। क्या क्या याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर याद रखना है। ठीक है, ये V इज प्रोपोर्शनल टू I भी बुक्स में लिखा है, वो भी सही है, I इज प्रोपोर्शनल टू V दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा 1/r, यहाँ R दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल के लिए ही कांस्टेंट है। ये हमेशा नहीं है कि इसकी वैल्यू कोई फिक्स है, 5 ओम आ गया तो हमेशा 5 ही ओम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 1 ओम को डिफाइन करना जान गए। ठीक है ना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई, ओम। ठीक है ना, तो बस आज के लिए था। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने क्लास में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी पढ़ेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके क्लास, थैंक यू।